है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे BHU 2018 MSc केमिस्ट्री एंट्रांस का पेपर सॉल्यूशन का अपना नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। क्लोरामिन टी इज, देखिए क्लोरामिन टी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको शो करता हूँ। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामिन टी। ओके, एंड इसका जो मेनली यूज होता है, ये यूज होता है मेनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन। ओके, यह यूज होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि स्ट्रक्चर ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इन प्लेनर क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स WXYZ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। द सॉल्वेंट फ्रंट वॉज, देखिए हमें सॉल्वेंट फ्रंट दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड द फ्रंट्स ड्यू टू द कंपाउंड्स WXY एंड Z आर दीज। यहाँ पे चार वैल्यूज हमें दी हुई है। इफ द RF वैल्यू ऑफ द अननोन कंपाउंड इज 0.79, हमें यहाँ पे RF वैल्यू भी दी हुई है एंड हमें पूछा गया आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड। यानी हमें सिंपली यहाँ पे ये पूछा गया कि हमें दे दिया हुआ RF वैल्यू दिया हुआ है। ओके, RF वैल्यू हमें दिया हुआ है एंड हमें सॉल्वेंट फ्रंट दे दिया हुआ है एंड हमें सॉलिड फ्रंट के थ्रू हमें निकालना है कि वो जो कंपाउंड है वो W है, X है, Y और Z है। तो चलिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी क्रोमेटोग्राफी के अपने लेक्चर में बता चुका है। तो वहाँ पे मैंने RF वैल्यू के बारे में आपको पढ़ाया था। मैंने बोला था RF इज इक्वल होता है सॉल्यूट फ्रंट बाय सॉल्वेंट फ्रंट एंड RF हमें दिया हुआ 0.79, तो हमने यहाँ पे 0.79 यहाँ पे लिख लिया एंड सॉल्यूट फ्रंट को हमने यहाँ पे X ले लिया। कौन सा कंपाउंड है हमें अभी नहीं पता है। ओके, एंड सॉल्वेंट फ्रंट दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो 18 हमने नीचे लिख लिया। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.79 इंटू 18 यानी 14.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी सॉल्यूट फ्रंट कितना आ जाएगा हमारा 14.2। तो 14.2 जिस भी सॉल्यूट से मैच करेगा वही हमारा यहाँ में से WXYZ में से हमारा वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14.3 हमारा आ रहा है किसका, x के लिए वैल्यू आ रही है। किसके लिए आ रही है, x के लिए, बिकॉज W जो वैल्यू है वो 16.6 है एंड x जो है 14.3 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा x। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। when an aqueous solution of क्रोमेट इज मेड स्ट्रांगली एसिडिक है, यानी क्या बोला गया कि एक क्रोमेट का सॉल्यूशन उसको स्ट्रांगली एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमें पूछा जा रहा है जो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से अफेक्टेड होगा, यानी इस तरीके से पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। ये पॉजिटिव है ओके, एंड ये नेगेटिव डेविएशन होगा या फिर नॉट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। तो देखिए जब आप स्ट्रांगली एसिडिक बनाते हैं तो मेनली आपका इस केस के लिए होता है पॉजिटिव डेविएशन। आपका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से चला जाता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पॉजिटिव डेविएशन टू द बियर्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एडिशन ऑफ एक्सेस KBr टू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल KBrO3 गिवन, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है 5 KBr प्लस KBrO3 प्लस 3H2SO4, ये आपको मेनली देते हैं 3 मोलिकुल्स ऑफ Br2। यानी हमें ये पूछा गया कि एक्सेस ऑफ KBr दिया हुआ है तो कितने मोल्स ऑफ हमें ये प्रोड्यूस करेगा Br2 जब हम उसे 1 मोल ऑफ KBrO3 से रिएक्शन करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा 1 मोल ऑफ KBrO3 एंड एक्सेस ऑफ KBr से हमने रिएक्शन किया तो हमें 3 मोल्स ऑफ Br2 हमें यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। To deionize tap water by ion exchange for laboratory use, the best approach would be to employ। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे अ मिक्स्ड बेड कॉलम कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन एक्सचेंजर इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर इन द क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। Which one of the following is not correct for SN1 reaction of alkyl halide, यानी SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए कौन सा यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि SN1 रिएक्शन में RX एक रिएक्टेंट होता है एंड उसमें जो होता है आप जब उसे पोलर पोटिक सॉल्वेंट देते हैं तो वहाँ पे आपका एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, देन आपका सर्टेन यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन
होता है। ओके, प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। तो यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। बिकॉज अगर ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा तो जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो उधर रीअरेंजमेंट जरूर करेगा। तो ये तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। एंड थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो अल्कीन आर फॉर्म्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटीज इन दिस रिएक्शन। ये भी करेक्ट है, बिकॉज जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है उस केसेस में जो है आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने की भी चांसेस जरूर होती है, इसीलिए ये भी करेक्ट है। एंड चौथा क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी करेक्ट है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है क्या प्रोडक्ट यहाँ पे जो हमें है इसे हमें मैच करना है। तो सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है PH3 CCl दिया हुआ है। जब इसे आप Ag के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा मेनली इस तरीके से रेडिकल फॉर्मेशन करता है, यानी A हो जाएगा हमारा 2। एंड हम जब आप थर्ड को देखेंगे यहाँ पे, तो थर्ड के साथ जब आप NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मेनली N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेनली आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 की ओर जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका किसकी ओर जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 की ओर चला जाएगा, यानी ये आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा। एंड जो फोर्थ वाला है यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, OH इस तरीके से मिथाइल पे अटैक करेगा एंड ब्रोमीन लीव कर जाएगा, यानी CH3OH जो है डायरेक्टली फॉर्म होगा। एंड ये जो है आपका एक तरह से SN2 रिएक्शन की तरफ फॉलो होगा एंड यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, यानी D का हो जाएगा 3। तो अब अगर इसे हम मैच करें तो 1 का जो है 2, यानी 1 का जो है हमारा 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे C की अगर हम बात करें तो C का हमारा 1 एंड D का हमारा 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द रिलेटिव रेट्स ऑफ नाइट्रेशन ऑफ C6H6 एंड C6D6 एंड आर क्लोज टू यूनिटी, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट ब्रेकिंग ऑफ CH एंड CD बॉन्ड्स इन द रिएक्शन। यानी हमें यहाँ पे पूछा गया है कि CD एंड CH बॉन्ड पे ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, इस चीज़ के ऊपर में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन की तरह है एंड उस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा बेंजीन रिंग है। ओके, एंड जब इसे आप इलेक्ट्रोफाइल देते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप होता है एंड यहाँ पे आपका इस तरीके से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका यहाँ पे एक कार्बोटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड स्टेप में आप सभी को पता है कि ये हाइड्रोजन इस तरीके से चला जाता है एंड ये फिर से एरोमेटिसिटी गेन करके जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से जो है अटैच हो जाता है। तो ये तो थी हमारी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे मेनली आप NO2+ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे नाइट्रेशन करना है तो NO2+ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक हुआ तो ये फर्स्ट स्टेप जो था यहाँ पे आपका RDS यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। एंड फर्स्ट स्टेप इसीलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड जो है अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रही होती है, इसीलिए हमारा RDS स्टेप होता है। एंड इस केस में क्या आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे जो है कार्बोटायन का फॉर्मेशन हुआ एंड ये रिएक्टिव स्टेप हुआ एंड सेकंड स्टेप में जो हाइड्रोजन इस तरीके से लीव हुआ, यानी यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के ऊपर में ये रिएक्शन की रेट डिपेंड ही नहीं हुई, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो सेकंड स्टेप में इस तरीके से जो लीव किया, इस केस में अगर आप ड्यूटेरियम भी लेंगे तो ड्यूटेरियम देने के बावजूद भी ड्यूटेरियम देने के बावजूद भी जो है यहाँ पे रेट में किसी तरीके की कोई अफेक्ट रिएक्शन में नहीं आती है। एंड दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो है ये कब ब्रेक हो रहा है, जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है आगे चला जा रहा है। ओके, उससे पहले आ जा रहा है, यानी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दे आर ब्रोकन आफ्टर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बिकॉज फर्स्ट तो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, उसके बाद में ये हाइड्रोजन इस तरीके से ब्रेक होता है एंड एरोमेटिसिटी गेन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 पेंटाइन टू 6 2 पेंटीन। ओके, यहाँ पे पेंटाइन से पेंटीन यानी अल्काइन से अल्कीन जा रहा है और भी अल्कीन हमारा कैसे जा रहा है, ये हमारा सिस अल्कीन में जा रहा है। ओके, एंड आप सभी को पता है कि जब सिस अल्कीन जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसके लिए मैंने हम लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं एंड लिंडलर्स कैटलिस्ट हमारा होगा PDCSCO3 एंड क्योनोलिन। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज
द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी SN2 रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है। एंड आप सभी को पता है कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी जितना लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो उतना ही फास्ट जो है हमारा SN2 रिएक्शन देने वाला है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 ब्रोमो है जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ओके। एंड ये हमारा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। एंड ये भी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड यहाँ पे 1 ब्रोमो यहाँ पे 3 मिथाइल, इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। एंड यहाँ पे सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पे इस ब्रोमीन को जैसे आप फ्लिप करें तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन एंड ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे एंड ये कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे फास्ट कौन देगा जो सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यानी यहाँ हमारा सबसे पहले तो ए आएगा, ओके। सबसे पहले हमारा आएगा ए। अब अगर हम बी सी एंड डी में बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है बी वाले कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 ग्रुप जो है आपके यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा विथ रेस्पेक्ट टू सी। एंड अब हम सी एंड डी में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये मिथाइल जो है दूर में प्रेजेंट है, इसीलिए जो है इन दोनों में जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा हमारा डी वाला, ओके। तो सबसे पहले ए आया, देन हमारा डी आएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा सी, उसके बाद हमारा आ जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल शोन बिलो हैज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, हमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस 4th वाले हाइड्रोजन को जो है एक बेस के थ्रू आप इस तरीके से लीव कराएंगे तो ये बॉन्ड इस तरीके से जाएगा, ओके। एंड ये इस तरीके से चला जाएगा एंड यहाँ डबल बॉन्ड OH इस तरीके से होगा एंड ये इस तरीके से रेजोनेंस कर जाएगा। यानी ये आप हाइड्रोजन को देखेंगे, ये हाइड्रोजन ये 1 2 दो तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हमारा इस केस के लिए एसिडिक हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 वाला हाइड्रोजन, इसीलिए आंसर हो जाएगा 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व, कौन सा स्टेप यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें ये पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कभी भी आप जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं तो वहाँ पे कभी भी जो है हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड बिकॉज जो हाइड्रोजन रेडिकल होता है बहुत ज़्यादा आपका लेस स्टेबल होता है, इसीलिए ये तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बोल दिया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज ये स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कन्वेनियंट मेथड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन शोन बिलो, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड C, ओके। एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम H प्लस दे देंगे तो यहाँ पे H जो है इस तरीके से प्रोटोनेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3OH इस तरीके से अटैक करेगा एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड ये OH2 लीव कर जाएगा एंड ये जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है ये प्रोडक्ट का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। एंड जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ ये हम किस किस से किए, हमने एक H प्लस एंड CH3OH यानी H प्लस यानी एक एसिड यानी H2SO4 के साथ में हमने किया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्फा टर्पिनोल। तो अल्फा टर्पिनोल ये मैंने टर्पिनोल्स के लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप प्लीज़ उसे विजिट करके जरूर देखना। तो यहाँ पे देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिनोल, अल्फा टर्पिनोल। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है एंड इट कंटेन्स अ टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये टर्सरी अल्कोहल ग्रुप हमारा है एंड इट्स फॉर्म पी साइमिन वन हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है आपको पढ़ा रखा है टर्पिनोड्स में। एंड यहाँ पे इट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स, ये तो बिल्कुल गलत है बिकॉज यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सुगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर फॉर्म्ड ऑन वार्मिंग ग्लूकोज विथ डाइल्यूट NaOH, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जब NaOH को ग्लूकोज को जब आप डाइल्यूट NaOH से जब आप हीट करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जब आप ग्लूकोज को डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप हीट करते हैं तो मेनली आपका फ्रक्टोज ग्लूकोज एंड मेनोज का जो है मेनली फॉर्मेशन होता है, ग्लैक्टोज कभी भी फॉर्म नहीं करता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंड इसके मैकेनिज्म को जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसे ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप वहाँ से इसे विजिट करके देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन तीनों केस में अगर आप देखें तो ये जो है आपका बेंजालिक रेडिकल है, ये भी बेंजालिक रेडिकल है, लेकिन ये डाई बेंजालिक रेडिकल है बिकॉज यहाँ पे 2 pH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा, देन हमारा 3 हो जाएगा, ओके।
2 के बाद 3, उसके बाद अगर हम 1 एंड 4 में बात करें तो ये तो आपका एलाइलिक रेडिकल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेस स्टेबल आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस केस के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल से सबसे लेस स्टेबल की ओर हमें देखना है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखेंगे, इन दोनों कार्बोकेटाइंस में ये यहाँ पे जो है आपका कार्बोकेटाइन होगा, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी ये दोनों तो अपना -I इफेक्ट लगाएंगे, तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ही +I इफेक्ट आएगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 +I इफेक्ट आएंगे, ओके। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो जाएगा हमारा 3, एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 एंड 1 हमें ऑप्शन नंबर 1 एंड डी में दिया हुआ है। अब अगर इन दोनों में केसेस में अगर हम देखें तो दोनों तो -I इफेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो जो क्लोरीन दूर में प्रेजेंट होगा उसकी जो -I इफेक्ट की टेंडेंसी होगी वो लेस होगी विथ रिस्पेक्ट टू जो क्लोरीन जो है सामने होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्लोरीन दूर में है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल आपका होगा, यानी जो है हमारा 3 के बाद 1, देन हमारा 2 आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारा 4 आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एन अल्फा अमीनो एसिड इज डिजोल्व इन वाटर एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन एडजस्टेड टू 7, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्रीडोमिनेंट। तो देखिए जब आप अल्फा अमीनो एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में एंड pH जब 7 आप इसमें करेंगे तो मेनली इस केस में आपका इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एसिड जो है डिप्रोटोनेट हो जाएगा एंड अमोनिया जो है आपका यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द सुटेबल रिएजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और फिर इंट्रामोलिकुलर चेन में, एंड प्रोडक्ट में जो हमारा CH2OH एंड CO- Na का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है मेनली ये आपका केनिजारो रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, जिसमें जो है आपको मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है नेम रिएक्शन के लेक्चर्स में, जिसमें जो है आप कॉन्क NaOH जब आप देते हैं इसे तो यहाँ पे एक एसिड जो है एक एल्डिहाइड जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके मैकेनिज्म को जो है आप मेरे नेम रिएक्शन के लेक्चर्स में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सारे जगह से हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये हमारा ये हो गया, एंड यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, एंड यहाँ से इस केस से हमने यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला तो हमारा ये कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो गया है। एंड अगर इन केसेस में अगर हम देखें तो 5 मेंबर पे नेगेटिव साइन, ये मैंने एरोमेटिसिटी में पढ़ाया है आपको कि ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक हो जाता है, यानी यहाँ पे डी तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। एंड अगर हम ए एंड सी में बात करें, बिकॉज बी में तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 तरीके से जो है आपका यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, एंड यहाँ पे ये ओनली 1 साइडेड रेजोनेंस होगा, इसलिए डी के बाद जो है हमारा यहाँ पे सी आएगा, देन ए आएगा, देन हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट के लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।